बच्चों, अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 के सोशल साइंस में डिस्कस करेंगे चैप्टर एग्रीकल्चर। तो सभी क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से। पार्ट ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें देखिए जो फर्स्ट हमें क्वेश्चन है वो दिया गया है, मिलेट्स आर आल्सो नोन एज। मिलेट्स को और क्या किस नाम से जाना जाता है? देखिए इसमें सही ऑप्शन है जो है वो डी है, कोर्स ग्रेन्स। क्योंकि मिलेट्स में बाजरा भी आता है, ज्वार भी आती है और रागी नाम की फसल भी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टी इज ए। टी क्या है? टी आपको पता ही है, बीवरेज क्रॉप में आता है। तो इसको इसकी ऑप्शन है जो वो है डी, सेकंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, हु अमंग्स द फॉलोइंग इन ए बी सी डी में से कौन सा नोमैटिक हर्डर्स हैं हिमालय एरिया के, जो हिमालय में रहते हैं, जो घूमते फिरते रहते हैं। नोमैटिक क्या था? नोमैटिक जो घूम फिर कर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, पशु रखते हैं, चारे की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। तो देखिए इसमें दो अपने जो ट्राइब से एक तो है भोटियाज, एक दूसरा था गुज्जर्स। तो हमारे पास ए ऑप्शन है, तो हम ए को ही टिक करेंगे, थर्ड का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन कि स्लैश एंड बर्न प्रैक्टिस जो है एग्रीकल्चर की, इसको और किस नाम से जाना जाता है? जिसमें कि एग्रीकल्चर के बाद जब उसकी सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है तो उस जगह को साफ कर आग लगाकर नेक्स्ट साइड पे और किसी जगह पे साथ में एग्रीकल्चर कर लेते हैं। इसको देखिए आपको पता है, इसको कहते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। तो इसकी सी ऑप्शन है 4 की, वो करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, द टाइप ऑफ द कमर्शियल एग्रीकल्चर। देखिए कमर्शियल एग्रीकल्चर वो होती है जिसमें हम एक ही तरह की फसल उगाते हैं पैसा कमाने के लिए, मार्केट के अकॉर्डिंग। जिस फसल का मार्केट में ज़्यादा क्रेज है उसके वही फसल हम उगाते हैं। तो देखिए विच इज़ प्रैक्टिस्ड ऑन ए लार्ज स्टेट। देखिए ऐसी फसल बताइए जो कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज होती है, बिजनेस के लिए, पैसा कमाने के लिए, ना कि खुद की नीड्स के लिए, और ये लार्ज एरिया पे होती है और एक ही तरह की सिंगल ही क्रॉप बीजी जाती है, एक ही तरह की क्रॉप बीजी जाती है, एक ही तरह की फसल, वो भी सेवरल ईयर्स के लिए, काफ़ी सालों के लिए, कई सालों के लिए। तो देखिए इसमें जो सही ऑप्शन है वो देखिए प्लांटेशन एग्रीकल्चर है। जैसे टी प्लांटेशन था, कॉफ़ी प्लांटेशन था आसाम में, तो एक बड़े से एरिया में कई सालों के लिए एक ही फसल को, उसी फसल को कई सालों के लिए चलाया जाता है, साइंटिफिक मेथड से यूज किया जाते हैं उसको। तो इसमें ये जो है, जो सही ऑप्शन है वो फिफ्थ की सी है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट बी। तो पार्ट बी में फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज ग्रोन इन द मिड लैटिट्यूडनल एंड ड्राई सब कॉन्टिनेंट ट्रॉपिकल रीजन्स में कौन सी चीज बीजी जाती है? देखिए इसका सही आंसर है वो है वेट का कणक। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, कॉटन डैश एंड नेचुरल सिल्क आर द नेचुरल फाइबर। देखिए जो नेचुरल फाइबर्स हैं वो एक तो कॉटन प्लांट से आता है, सेकंड है यूट, जिससे बोरियां वगैरह बनती है। तो इसका सही सेकंड इसका ऑप्शन है JUTE, यूट, जो कि यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिए भी हो आपको। थर्ड क्या है? कॉफी प्लांट। जो कॉफी का प्लांट है उसको डैश एंड डैश चाहिए, कैसा क्लाइमेट चाहिए उसको पता है आपको, हॉट, गर्म और ह्यूमिड, जहाँ पे ह्यूमिडिटी हो, तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट उसको चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेल्टा रिवर वैलीज, जो डेल्टा बनाती हैं रिवर्स, मिट्टी को, सैंड को लेकर प्लेन एरिया में। तो देखिए इसमें जो रेनफॉल होती है अबव 100 सेंटीमीटर आइडल है किसकी कल्टीवेशन के लिए? अब आपको पता ही था कि जहाँ पे पानी ज़्यादा होगा वहाँ पे क्या है, राइस होता है डेल्टाज में। तो इसका सही ऑप्शन है राइस, जिसको हम चावल कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, व्हेन एनिमल्स आर रियर्ड अलॉन्ग विद द कल्टीवेशन ऑफ लैंड। देखिए एक साथ में ही वहीं पे फसलें उगा रहे हैं किसान, और साथ में उन्होंने एनिमल्स भी पाल रखे, तो उसको कहते हैं उसी फसल में। जैसे कि आपको लास्ट टाइम एक केस बताया था कि राइस की खेती में बत्तखें पाली हुई थी, मच्छियाँ पाली हुई थी, तो उसको कहते हैं हम मिक्स्ड फार्मिंग। तो इसका सही आंसर है मिक्स्ड फार्मिंग, फिफ्थ का मिक्स्ड फार्मिंग आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट सी की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द साइंस एंड आर्ट ऑफ रेजिंग क्रॉप्स। ऐसी साइंस और ऐसी कला जिससे हम फसलें उगाते हैं, रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, पशु पालते हैं, और फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग करते हैं, उसको क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है एग्रीकल्चर, क्योंकि इसमें एक टर्म यूज करनी थी, अप्रोप्रिएट वर्ड यूज करना था। तो सही वर्ड इस पूरी लाइन का क्या है? एग्रीकल्चर। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास इसमें कि ए टाइप ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम, एक ऐसा एग्रीकल्चर सिस्टम इन विच फार्मर एंड हिज फैमिली, फार्मर और उसकी फैमिली ग्रो करती है क्रॉप्स अपनी सेल्फ सब्सटेंस मीन्स अपने खुद के गुजारे के लिए, तो उसको कहते हैं सब्सिटेंस एग्रीकल्चर, जो कि खुद के गुजारे के लिए की जाती है। जो मोस्टली वो किसान करते हैं जो छोटे किसान हैं।
थर्ड क्वेश्चन है हमारा, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑन ए वेरी लार्ज स्केल, बहुत बड़े एरिए पे एग्रीकल्चर करें, स्पेशलाइजेशन में खास किस्म की फसलों की खेती करें, एक ही तरह की सिंगल तरह की, उसको कहते हैं कमर्शियल एग्रीकल्चर, जो कि बड़े देशों में जैसे कि ऑस्ट्रेलिया कनाडा में होती है, जहाँ पे एरिया बहुत ज़्यादा है लेकिन लोग काम करने के लिए बहुत कम है। वहाँ पे मॉडर्न मशीनों से खेती की जाती है और एक ही तरह की फसल को उगाया जाता है, एक या दो तरह की फसल साल में उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, कमर्शियल ग्रेजिंग ऑफ फार्म एनिमल्स। कमर्शियल मीन्स पैसे के लिए, पैसा कमाने के लिए जो ग्रेजिंग मीन्स पशुओं को चारते हैं, कहाँ पे, टेम्परेट मीन ठीक ठीक टेम्परेचर वाले ग्रासलैंड्स में, ताकि उनसे मीट, वूल और हाइड्स, स्किन और सम अदर डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क वगैरह मिल सके। तो इस तरह की जो कमर्शियल जो सिस्टम है इसको क्या कहते हैं, लाइव स्टॉक रेंचिंग। ये भी खेतीबाड़ी का एक तरीका है जिसमें पशु पालते लोग, उनके मीट के लिए, वूल के लिए, स्किन के लिए, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, पीपल हु माइग्रेट अलॉन्ग विद देयर एनिमल्स। जो लोग एनिमल्स के साथ साथ एक जगह से दूसरी जगह, वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाते रहते हैं, किसकी सर्च में, चारे की अपनी सर्च में, जो कि पशुओं को खिलाते हैं, चारा खिलाते रहते हैं, जाते रहते हैं, घास फूस खिलाते रहते हैं रास्ते में, उनको क्या कहते हैं हम लोगों को, नोमैड्स। तो आपने पढ़ा था, ये भी खेती की टाइप में एक टाइप है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पार्ट डी में, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एंड हाउ डिड एग्रीकल्चर स्टार्ट अलॉन्ग विद द रिवर वैलीज। रिवर वैली के साथ में, नदियों के आसपास हमने खेती कब और कैसे शुरू की। और सेकंड इसमें यह पूछा गया है, व्हाट इज वाइडर डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर नाउ। आज की डेट में एग्रीकल्चर की क्या डेफिनेशन है। तो देखिए इसका आंसर है, एग्रीकल्चर स्टार्टेड इन द एंशियंट टाइम, पुराने टाइम में शुरू हुई थी। अर्लियर ह्यूमन बींग्स वर डिपेंडेंट अपॉन द फूड। फूड पहले शुरू शुरू में क्या थे, ये ह्यूमन बींग्स थे, वो डिपेंड करते थे फूड को गैदर करने में, या हंटिंग शिकार करते थे, या फिशिंग करते थे जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। लेकिन ग्रेजुअली दे स्टार्टेड ग्रोइंग द क्रॉप्स, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने फसलें उगानी शुरू कर दी, अलॉन्ग विद द रिवर वैलीज, क्योंकि रिवर वैलीज मीन उन जगहों पे जो रिवर के साथ थी जगह, ताकि पानी आसानी से लग सके, विच लेड टू बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, जिससे क्या हुआ, एग्रीकल्चर का स्टार्टिंग होगी, शुरुआत होगी। तो ये हमारा आंसर हो गया, व्हेन एंड हाउ एग्रीकल्चर स्टार्ट हुई रिवर वैलीज के ऊपर, तो अलॉन्ग उसके साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द वाइडर डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर। आज की डेट में एग्रीकल्चर की क्या डेफिनेशन है। तो एग्रीकल्चर मीन्स है कल्टीवेशन ऑफ लैंड, लैंड को जोतना, उसको बीजना, उसके फसलें बीजनी। तो इन वाइडर टर्म, बड़ी टर्म्स में बात करें तो एग्रीकल्चर इज द साइंस, एक साइंस है, एक आर्ट, एक कला है, जिसमें क्रॉप्स उगाई जाती हैं, पशु पाले जाते हैं, रीडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक एंड फॉरेस्ट्री, बाग लगाए जाते हैं, और फिशिंग का पालन पोषण किया जाता है, फिश पाली जाती है। तो इसको कहते हैं हम आज की डेट में एग्रीकल्चर की डेफिनेशन। सेकंड क्वेश्चन है, हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर फॉर पीपल अराउंड द वर्ल्ड। जो भी लोग संसार के आसपास हैं उनके लिए, या संसार में रह रहे हैं, पूरे संसार की बात कर रहे हैं, लोगों के लिए एग्रीकल्चर की क्या महत्वता है, क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो हमारी है वर्ल्ड की, वो आज की डेट में भी स्टिल डिपेंड करती है एग्रीकल्चर के लिए, अपनी जीवन को चलाने के लिए, लिवलीहुड के लिए, अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए। तो इट इज़ द बैकबोन ऑफ हर कंट्री। ये हमारे जो कंट्री है इसकी रीढ़ की हड्डी मान लीजिए, बहुत ज़रूरी चीज़ होगी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए हमारी। तो एग्रीकल्चर नॉट ओनली सप्लाईज फूड टू द पीपल। एग्रीकल्चर सिर्फ हमें सप्लाई नहीं करती सिर्फ खाने की चीज़ें, बल्कि क्रिएट करती है ह्यूज मार्केट्स, बड़ी बड़ी मार्केट्स भी पैदा करती है, जहाँ पे ट्रैक्टर्स मिलते हैं, थ्रेशर्स, हार्वेस्टर्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, पेस्ट को मारने के लिए, कीटों को मारने के लिए, एंड अदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, और भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का मार्केट लगता है इसके साथ, जहाँ पे खेती बाड़ी होती है। तो ये हेल्प करती है, इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, इससे रोजगार मिलता है, रेडिकेटिंग पॉवर्टी, इससे गरीबी दूर होती है, एनहेंसिंग द ट्रेड, इससे ट्रेड बढ़ती है, एंड अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज मीन एक देश को हम एक्स्ट्रा चीज़ दे देंगे, उससे जो चीज़ हमें चाहिए वो ले लेंगे, इससे फॉरेन एक्सचेंज हो गया, हम उनको फसल देंगे, वो हमें पैसे दे देंगे उसके बदले में। एग्रीकल्चर आल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल रिलेशंस। ये एग्रीकल्चर जो है हमारा, जो ग्लोबल लेवल पे अदर कंट्री के साथ रिलेशन है उनको भी बढ़िया करता है, स्ट्रेंथ करता है, ताकतवर करता है, बाय इनकरेजिंग इंटरनेशनल ट्रेड टू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। क्योंकि उससे क्या होता है, हम जिस देश को कोई सप्लाई करते हैं मटेरियल्स की, क्रॉप्स की, तो वो देश भी हमसे अच्छे संबंध रखता है, और हम जिस देश से लेते हैं कोई मटेरियल, क्रॉप्स वगैरह, तो हम भी उस देश से अच्छे संबंध रखने लग जाते हैं। तो इस तरह ये काफ़ी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब एनी 3 न्यू टेक्निक्स। नई कोई टेक्निक्स बताओ इन एग्रीकल्चर में जिससे इंक्रीज हुआ है प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स। तो देखिए फर्स्ट टेक्निक क्या है जिससे प्रोडक्शन बढ़ा है।
फार्मर्स यूज HYV हाई यील्डिंग वैरायटी वाले सीड्स, जिसमें यील्ड मीन्स उपज ज़्यादा होती है, जिसमें खेती में जो फसल का जो अपना प्रॉफिट है, बीन जो मान लीजिए आपने कणक लगाई तो कणक ज़्यादा होगी, धान लगाए तो धान ज़्यादा होंगे, जो भी चीज़ आप लगाई उसमें उसका झाड़ ज़्यादा मिलेगा। सेकंड क्या है, फर्टिलाइजर्स। अब देखिए फर्टिलाइजर्स बढ़िया क्वालिटी के मिल गए, हर तरह के मिल गए, लेकिन मिल रहे केमिकल हैं, तो केमिकल फर्टिलाइजर के यूज़ से किसानों की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गई है। थर्ड क्या है, टिश्यू कल्चर इज़ द टेक्निक, एक टिश्यू कल्चर की टेक्निक है जिससे कि हम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं एग्रीकल्चर का। इसमें क्या है, बीजों को बढ़िया क्वालिटी का बना के प्रोडक्शन को बढ़ाया जा रहा है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट टाइप ऑफ सॉइल, किस तरह की मिट्टी चाहिए, सॉइल मीन जो लूज सॉइल है, जो उपजाऊ शक्ति होती है उसकी, किस तरह का टेम्परेचर चाहिए, किस तरह का रेनफॉल चाहिए, कल्टीवेशन के लिए, व्हीट एंड राइस के लिए। तो इसका आंसर है, देखिए तीनों चीज़ बताई गई हैं राइस और व्हीट के लिए। देखिए फर्स्ट क्या है, इसके लिए चाहिए सॉइल लोमी सॉइल, जिसमें कि पानी आराम से ड्रेन हो जाए, और राइस के लिए जबकि क्लेई फाइन, बहुत ज़्यादा फाइन और अलविल में उपजाऊ मिट्टी चाहिए, ताकि पानी रुका रहे, पानी आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी में से नीचे की तरफ ड्रेन हो, पानी बल्कि रुके। टेम्परेचर की बात करें तो वीट में क्या है, सोइंग के टाइम पे जब उसको बीजते हैं फसल को, तब 10 डिग्री सी से 15 डिग्री सी, तो मीन्स कि ठीक सा टेम्परेचर चाहिए, जैसे कि हमारा दिसंबर में स्टार्टिंग में होता है। और जबकि उसको काटते हैं फसल को, कणक को, उस टाइम ये टेम्परेचर हाई होना चाहिए 20 से 25 डिग्री के आसपास, ज़्यादा हाई भी नहीं, जिस तरह की हमारा अप्रैल के महीने में होता है। और राइस के लिए हमें 24 डिग्री से ऊपर चाहिए टेम्परेचर, ताकि उसमें गर्मी रहे और हुमस बनी रहे हवा में, क्योंकि इसको राइस के लिए हुमस भी चाहिए। रेनफॉल की बात करें तो कणक में 75 से 100 सेंटीमीटर तक की ठीक ठीक सामान्य बारिश चल जाएगी, क्योंकि इसको पानी एक महीने में एक बार लगाना पड़ता है। लेकिन राइस के खेत में पानी डेली लगाना पड़ता है, तो इसके लिए अबव 100 सेंटीमीटर ज़्यादा बरसात चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय नोमैडिक हर्डिंग। नोमैटिक हर्डिंग का क्या मतलब है, विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन्स फ्रॉम द नोमैटिक हर्डिंग। तो नोमैटिक हर्डिंग के अकॉर्डिंग कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहाँ पे जो मोस्टली होता है। तो फर्स्ट हम बताएंगे पहले नोमैटिक हर्डिंग क्या होती है। नोमैटिक हर्डिंग जो है, इसको इसका मतलब क्या, रेफरेंस मीन्स क्या है, हर्डिंग ऑफ एनिमल्स बाय द नोमैड्स, उन लोगों द्वारा एनिमल्स को पालना जिनका कि कोई एक फिक्स ठिकाना नहीं है, जो पशुओं के साथ एक जगह से दूसरी जगह उनके चारे के सर्च में घूमते रहते हैं, उनको कहते हैं नोमैडिक हर्डिंग। तो हर्डिंग मीन्स पशु चारना, नोमैडिक मीन्स जो इधर उधर घूमते रहते हैं पशु के साथ। तो इसके देखिए जो मोस्ट जो रीजन्स हैं जहाँ पे जो होता है वो कौन कौन से हैं, देखिए सेंट्रल एंड वेस्टर्न एशिया, एशिया के सेंट्रल और वेस्टर्न रीजन्स, ईस्ट और साउथ जो साइड है वेस्ट अफ्रीका की, नॉर्थन यूरेशिया एंड इंडिया, इंडिया में भोटियाज एंड गुज्जर्स जो जातियां हैं, ट्राइब्स हैं, जो हिमालय के एरियाज में ये काम करती हैं। नेक्स्ट है हमारा पार्ट ई। तो पार्ट ई में फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन द फार्म एग्रीकल्चर ऑफ यूएसए एंड इंडिया। हमारे और इंडिया के जो फार्मिंग मेथड है उसमें क्या डिफरेंस है। तो देखिए पहले बात करते हैं यूएसए में। यूएसए में जो लेबर है वो स्किल्ड है और हमारे अनस्किल्ड है। अब देखिए बात करें कैपिटल की, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा यूज लगाते हैं वो खेती बाड़ी में, क्योंकि बड़े बड़े उपकरण चलाते हैं, बड़ी बड़ी टेक्निक्स चलाते हैं, मशीनें चलाते हैं, और हमारे मशीनों को कम यूज़ करते हैं, तो इसलिए लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है। उनकी बात करें एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ एडवांस टेक्निक, वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं और मैनुअल लेबर कम यूज़ करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे मार्जिनल मॉडर्न टेक्नोलॉजी करते हैं, लेकिन ठीक ठीक करते हैं, उसका एक फिक्स है भी, इतनी यूज़ करनी है, इससे ज़्यादा नहीं। और जो वहाँ की बात करें यूएसए की, तो वहाँ पे लार्ज फार्म्स हैं जहाँ पे यील्ड पर हेक्टेयर बहुत कम है, उनके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा फसल के लिए है जहाँ पे फसल करते हैं, लेकिन उनका प्रोडक्शन जो है अगर निकालने पर यूनिट के हिसाब से, हेक्टेयर हिसाब से, वो कम है। लेकिन हमारे पास जो ज़मीन है वो कम है, लेकिन हमारा जो यील्ड उत्पादन है वो ज़्यादा है, क्योंकि हम यहाँ पे देसी खादों का भी यूज़ करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्क्राइब एनी 5 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जो जीवों की टेक्नोलॉजी है, इसको अगर हम खेती बाड़ी में यूज़ करते हो तो कैसे डेवलपमेंट होती है हमारी, एडवांटेज बताइए। तो फर्स्ट एडवांटेज क्या है, इट इम्प्रूव्स द वैल्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग प्लांट्स। इससे क्या है, बायोटेक्नोलॉजी जो जीवों की टेक्नोलॉजी है अगर खेती बाड़ी में अपनाएं, इससे क्या है, हमारी वैल्यू जो है पुराने प्लांट एग्जिस्टिंग प्लांट्स की वो बढ़ेगी। सेकंड क्या है, इट इम्प्रूव्स द न्यूट्रिशन क्वालिटी ऑफ द प्लांट। इससे जो हमारी फसल होगी उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ेगी। थर्ड क्या है, इट इम्प्रूव्स द प्रोडक्शन, हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, हमारे झाड़ बढ़ेगा उस फसल का। फोर्थ क्या है, इट रिड्यूसेस द डिजीज इन प्लांट, ये डिजीज जो होते हैं, बीमारियां होती हैं, उनको कम करेगा।
इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑन एग्रीकल्चर। तो देखिए जब बीमारियां कम होंगी, प्रोडक्शन बढ़ जाएगी और न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाएगी तो उसका रेट बढ़ जाएगा मंडियों में, तो इट मीन फाइनली हमारी जो प्रोडक्शन अपनी कॉस्ट है एग्रीकल्चर की वो कम हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन एनी 3 फिजिकल फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस में इफेक्ट करते हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को किसी एरिया में। तो कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण हमारा जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है वो प्रभावित होता है किसी एरिया का। तो इसमें देखिए कुछ फैक्टर्स हैं जैसे कि डिस्कस किए थे। फर्स्ट है रिलीफ। रिलीफ मीन वहाँ पे क्या छूट है हमें। तो देखिए प्लेन्स आर मोर सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर देन द हाईलैंड्स। जो प्लेन एरियाज हैं वो ज़्यादा सूटेबल है खेती के लिए एज कम्पेयर टू अप एंड डाउन वाली जो ज़मीनें होती हैं। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ज़्यादातर जो पॉपुलेशन होती है वो जनरली प्लेन एरियाज में होती है और इसलिए हमें जो चीप सस्ती लेबर मिल जाती है और मार्केट भी मिल जाती है हमें फार्म प्रोडक्ट्स के लिए जो कि हमें खेती बाड़ी में यूज होने चाहिए होते हैं। तो आल्सो इट बिकम्स ईजियर टू यूज़ द मॉडर्न टेक्निक्स इक्विपमेंट्स। हम जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं, मशीनें हैं, उनको प्लेन रीजन्स पे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इसलिए जो फर्स्ट फैक्टर जो है वो रिलीफ है। सेकंड क्या है, क्लाइमेट, मौसम। तो देखिए एग्रीकल्चर जो डेवलपमेंट है किसी एरिया में इसको भी क्लाइमेट इफेक्ट करता है। हर क्रॉप का, ईच क्रॉप हैज़ इट्स ओवन रिक्वायरमेंट। हर क्रॉप की एक अपनी रिक्वायरमेंट है टेम्परेचर और रेनफॉल की। किसी को टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए, किसी को रेन ज़्यादा चाहिए, किसी को बरसात कम चाहिए। तो वेरिएशन इन क्लाइमेट कंडीशन, अगर देखिए किसी एरिया में वेरिएशन ज़्यादा होगी, मतलब मीन्स कि ठंड का एरिया भी है, गर्मी का एरिया भी है, बरसात का एरिया भी, कई तरह के मौसम हो गए, तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स जो है वहाँ पे वो मिलेंगी, आपको सपोर्ट करेंगे। थर्ड क्या है, सॉइल, मिट्टी। तो देखिए मिट्टी जो है ये भी इफेक्ट करती है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को। ईच क्रॉप, हर क्रॉप की अपनी रिक्वायरमेंट है सॉइल की। तो देखिए लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को हम उगा सकते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड के ऊपर, वर्ल्ड के संसार में, अकॉर्डिंग टू सॉइल टाइप। क्योंकि देखिए पूरे संसार में जो हमारी मिट्टी है वो एक सी नहीं है, कहीं उपजाऊ है कम, कहीं ज़्यादा, कहीं बहुत ज़्यादा। तो उस अकॉर्डिंग अलग अलग तरह की डिफरेंट डिफरेंट तरह की जो फसलें हैं वो उगती हैं, इसलिए ये भी एक डेवलपमेंट में रोल प्ले करती है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, हाउ इज सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डिफरेंट फ्रॉम द कमर्शियल एग्रीकल्चर। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कौन सी थी, जिसमें किसान अपने फायदे के लिए फसल बोता है, और कमर्शियल खेती वो थी जिसमें कि हम मार्केट मंडी में बेचने के लिए फसल को उगाते हैं। तो इन दोनों में हमने डिफरेंस बताना है और साथ में बताना है इन विच ओपिनियन कौन सी यूजफुल है मोर ज़्यादा इंडिया में। तो बात करते हैं सब्सिडेंस की और अपनी कमर्शियल की। तो सब्सिडेंस में क्या है, फार्मर्स लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, कम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। वो जो क्रॉप्स उगाते हैं वो अपने सेल्फ पर्पज़ के लिए, अपनी नीड्स के लिए करते हैं। थर्ड क्या है, इन दिस फार्मिंग स्मॉल लैंड, छोटी छोटी लैंड्स को यूज़ किया जाता है खेती के लिए, उनके पास ज़्यादा ज़मीनें होती, मेनली ये छोटे किसान करते हैं। तो नो ह्यूज कैपिटल इज नीडेड, इस फार्मिंग में ज़्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। फिफ्थ क्या है, इन दिस फार्मिंग हाउस होल्ड लेबर इज यूज, ज़्यादातर घर के लोग ही काम करते हैं। अब आगे बात करते हैं कमर्शियल एग्रीकल्चर की। तो इसमें फार्मर्स हैं जो वो काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। वो क्रॉप्स उगाते हैं जो सेल करनी है मार्केट में। और इस फार्मिंग में लार्ज लैंड, बहुत बड़े लेवल पे लैंड को कल्टीवेट किया जाता है। इसमें ह्यूज कैपिटल, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी का भी फुल यूज़ होता है। इन दिस फार्मिंग एग्रीकल्चर इक्विपमेंट से ही काम चलता है। और अगर बात पूछें, अगर इसमें क्वेश्चन था कि आपके ओपिनियन में कौन बढ़िया है, कौन सी बढ़िया इंडिया की डेवलपमेंट के लिए, तो कमर्शियल फार्मिंग मोर यूजफुल है। क्योंकि अगर हम अपने लिए ही फसलें उगाएंगे तो आगे उनका उनका इतना बेनिफिट नहीं, वो मंडियों में नहीं जाएंगी, अपने घर तक ही सीमित रह जाएंगी। तो कमर्शियल क्रॉप्स में हमें ऐसी फसलें उगानी चाहिए जिसकी बाकी देशों में डिमांड है, ताकि हम उन फसलों का उत्पादन करके अपना पैसा कमा सकें। अपनी देश में कई तरह की मंडियाँ और कई तरह के पैसे का आना जाना शुरू हो। आगे फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ डू साइज ऑफ द लैंड होल्डिंग, लेबर साइज मीन्स खेत का साइज बड़ा छोटा होना, लेबर और कैपिटल जो है पैसा होना, लेबर होना, ये कैसे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को, किसी एरिया को प्रभावित करते हैं। तो देखिए सीधी सी बात है, साइज ऑफ द लैंड, अब ज़मीन बड़ी है जो छोटी है किसी के पास, तो साइज ऑफ द फार्म इफेक्ट द एग्रीकल्चर पैटर्न, जील्ड पर यूनिट हेक्टेयर, उसका जो उत्पादन है वो भी इफेक्ट होता है। स्मॉल फील्ड्स आर मोस्टली नॉट इकोनॉमिकल, जो छोटे छोटे लोगों के पास खेत होते हैं, दो दो तीन तीन किले, उनमें ज़्यादा पैसा नहीं होता, इनमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता। तो जो ज़्यादा ज़मीनों वाले होते हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट होता है इकोनॉमिकली। तो लेबर की बात करें, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, लेबर का मिलना, इसका भी ग्रेट इफेक्ट है क्रॉपिंग पैटर्न पे, किसी रीजन के, किसी एरिया के। द लेबर रिक्वायरमेंट जो है वेरी करती है विद डिफरेंट क्रॉप्स, किसी क्रॉप में लेबर की आवश्यकता ज़्यादा होती है, किसी में नहीं होती। तो ये भी इफेक्ट करती है, जिस फसलों में ज़्यादा जरूरत है वहाँ पे होनी चाहिए। थर्ड है कैपिटल, पैसा, क्योंकि हर काम पैसे से होगा, लेबर को पेमेंट भी करनी है, बिजली का बिल भी भरना है, ट्यूबवेल का,
और बीज भी खरीदना है, मशीनों का भी खर्चा निकालना है। तो इसके लिए देखिए जो कमर्शियल क्रॉप्स होती हैं और उसमें नई टेक्नोलॉजी यूज़ होती है तो ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू वो टेक्नोलॉजी जो ट्रेडिशनल वे है। तो कैपिटल का भी रोल प्ले करता है भी कौन सी टेक्नोलॉजी में कितना चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।